पहला सवाल calculate the velocity of an electron placed in the third orbit of calculate the velocity of an electron placed in the third orbit of H atom. Also calculate the number of revolutions per second that this electron make. Number of revolutions per second that this electron make. अगला, the energy level of an electron, the energy level of an electron of an atom for first, second and third level are E 4E by 3 and 2E respectively. A photon of wavelength lambda is emitted for a transition 3 to 1. What will be the wavelength of transition? What will be the wavelength of transition from 2 to 1? From 2 to 1. Now, the wavelength of a certain line, in Balmer series is observed to be 4341 angstrom. To what value of n does this corresponds?
2 in H atom calculate the energy emitted, calculate the energy emitted when electrons of 1 mole of H atoms undergo of helium plus atoms undergoes transition giving undergoes a transition giving the lowest energy line in the visible region. 4 सवाल पहले कीजिए. Placed in a third orbit of hydrogen atom, also calculate the number of revolutions per second that this electron make. इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता है कि Vn is always equal to 2.16 into 10 की पावर 2.16 into 10 की पावर 6, यही था ना, into Z upon n मीटर पर सेकेंड. So automatically 2.16 into 10 की पावर 6 multiplied by हाइड्रोजन आटम है तो Z का वैल्यू कितना लेंगे 1. थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो 3 मीटर पर सेकेंड. So approximately it will become 0.7 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड. इतना है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड को क्या बोला जाता है? फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होगा? फ्रीक्वेंसी एफ का क्या फॉर्मूला होगा? Vn अपॉन 2 पाई आर एन. वेलोसिटी अपॉन 2 पाई आर. वेलोसिटी या डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड. वेलोसिटी या डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड है ना. डिस्टेंस कवर्ड पर सेकंड को 2 पाई आर से डिवाइड कर दो. 2 पाई आर तो एक रेवोल्यूशन का डिस्टेंस है, तो 2 पाई आर से डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड मिल जाएगा. सो अल्टीमेटली द फॉर्मूला विल बी थर्ड ऑर्बिट, है ना. तो ध्यान देना 0.7 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2 into पाई रेडियस. कौन सा रेडियस? ऑब्वियसली थर्ड ऑर्बिट का ही रेडियस. तो रेडियस का क्या एक्सप्रेशन होता है? 0.529 into n स्क्वायर बाई z. 0.529 into n स्क्वायर बाई z. n कितना? 3. Z कितना? 1. n स्क्वायर हो गया 9. लेकिन ध्यान रखना ये कौन सा यूनिट में है? आंगस्ट्रॉम. और ऊपर है किसमें? मीटर पर सेकंड. तो ये भी मीटर में होना चाहिए. और एक आंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10 की पावर माइनस ऑफ 10 मीटर. इस चीज को हम लोग सॉल्व करेंगे और फ्रीक्वेंसी निकलेगा. क्लियर है ये चीज? पहला सवाल बहुत ही सिंपल. दूसरा, द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. कौन सा एटम में दिया नहीं है, जरूरत भी नहीं है. Z मान के चलेंगे. इट कैन बी हाइड्रोजन, इट कैन बी हीलियम प्लस. Z मान लो इन जनरल. द एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम फॉर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेवल. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेवल. न्यूक्लियस पहला लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल. यहां एनर्जी कितना दे रखा है? E 4E/3 और 2E रेस्पेक्टिवली. द एनर्जीज आर गिवन. अब कह रहा है कि अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एमिटेड फॉर अ ट्रांजिशन फॉर 3 to 1. जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से 1 पे सीधा जंप करता है तो जो फोटोन मिलता है उस फोटोन का वेवलेंथ लैम्डा है. नाउ टेल मी व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1.
फ्रॉम 2 to 1। तो सीधे हम लोग इस्तेमाल करेंगे कौन सा इक्वेशन है, डेल्टा ई वाला कि वेव नंबर वाला, रिडबर्ग कांस्टेंट वाला, सीधा रिडबर्ग कांस्टेंट वाला है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं 1/λ विल बी इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। 3 से 1 पे आया, n2 शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन n1, n2 शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन n1, 3 से 1 पे आया। क्लियर, इज दिस क्लियर। तो 1/λ विल बी इक्वल टू r z स्क्वायर 1 माइनस 1/9, 9 माइनस 1 8/9। Clear? What will be the wavelength of the transition from 2 to 1? The energy level of an electron for an atom for first, second and third level is E 4e/3 and 2e respectively. A photon of wavelength is emitted for a transition from 3 to 1. What will be the wavelength of the transition from 2 to 1? तो हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 से 1 जब आया तो कितना एनर्जी एमिट करेगा। तो थर्ड का एनर्जी 2e था और फर्स्ट का एनर्जी अगर E है तो देन व्हाट इज द डिफरेंस, E। सो डिफरेंस इज E और वो हम लोग को मिल जाएगा hc/λ के फॉर्म में। और जब वो सेकंड से फर्स्ट पे आएगा तो कितना एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, 4e/3 माइनस ऑफ E, 4e/3 माइनस ऑफ E, सो इट विल बिकम E/3। जब 2 से 1 आएगा तो कितना एनर्जी एमिट करेगा, इन दोनों का डिफरेंस है कि नहीं। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, E/3 एंड दैट विल बी इक्वल टू hc/λ'। कोई नया लैम्डा प्राइम मिला, ये 2 से 1 का एनर्जी का डिफरेंस है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वही तो फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। एक ट्रांजिशन एक फोटोन देता है, या एक फोटोन एक ट्रांजिशन कराता है। एक फोटोन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया, वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा, या जब वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो एक फोटोन एमिट होगा। 1 फोटोन इज ऑलवेज रिलेटेड विथ 1 इलेक्ट्रॉन या 1 एटम। बात समझ में आ रहा है। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दिए तो क्या बन जाएगा, ये E/E/3 विल बी इक्वल टू 3, that will be equal to lambda prime upon lambda, lambda prime upon lambda. So lambda prime will be equal to 3 lambda. That is the answer. To what value of n does this correspond to hydrogen atom? एक फॉर्मूला डायरेक्ट मेमोराइज कर लो, एक फॉर्मूला डायरेक्ट मेमोराइज कर लो। हम लोग को पता है कि E = hc/λ होता है कि नहीं। अब ध्यान रखना कि 1240 क्योंकि ऊपर तो कांस्टेंट है ना, H भी कांस्टेंट और C भी कांस्टेंट। 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इन नैनोमीटर विल गिव यू द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डायरेक्टली। E = hc/λ। हम लोग सॉल्व करके ये फॉर्मूला तैयार किए हुए हैं। H और C का ऐसा वैल्यू पकड़ो, अगर हम लोग लैम्डा को नैनोमीटर में लें और H और C का भी वैल्यू इस तरीके से लें, जो एनर्जी हमको किसमें मिले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सीधा 1240/λ इन नैनोमीटर विल गिव यू द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1240 फिगर याद रखना, लेकिन वेवलेंथ किसमें बिठाएंगे, नैनोमीटर में बिठाएंगे। दूसरा 12400/λ इन एंगस्ट्रॉम will also give the electron volt energy, will also give you the energy in electron volt। तो इस फॉर्मूला का आप सीधे सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी जरूरत पड़े तो। खैर, अगला सवाल। The wavelength of a certain line in the Balmer series is observed to be 4341 angstrom. What value of n does this correspond to in H atom?
सीधे सीधे एक इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करना है। बैलमर का मतलब N1 कितना, बैलमर का मतलब N1 कितना, N1 1 का मतलब कौन सा सीरीज, लाइमैन। N1 अगर 2 हो गया तो कौन सा सीरीज, बैलमर। तो N1 तो 2 है और पूछ रहा है कि N2 का वैल्यू बताओ, कौन सा N से वो बैलमर का ट्रांजिशन किया है जिसमें हम लोग को ये वेवलेंथ मिला। क्लियर, क्लियर। सीधे फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे यहां पर 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर 1 वेवलेंथ दे रखा है कितना 4341 एंगस्ट्रॉम। तो हम लिख लिए 4341 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये क्या बन गया मीटर में। और रिडबर्ग कांस्टेंट मीटर में कितना, रिडबर्ग कांस्टेंट मीटर में कितना 10 टू द पावर प्लस 7, 10 टू द पावर प्लस 7 इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। सॉल्व करके हम लोग यहां से n का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला सवाल, सब एक एक लाइन का सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा सारे फॉर्मूला बेस्ड। अगला, कैलकुलेट द एनर्जी एमिटेड, calculate the energy emitted when electrons of 1 mole of the helium plus ion undergoes transition, giving the lowest energy line in the visible region. Visible region का मतलब क्या, visible region मतलब कौन सा सीरीज, visible region मतलब कौन सा सीरीज, बैलमर सीरीज। अल्ट्रावायलेट का मतलब कौन सा सीरीज, लाइमैन सीरीज। बात समझ में आ रहा है। विजिबल रीजन बोल दिया मतलब कि N1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, बिकॉज विजिबल रीजन इज ऑलवेज बैलमर सीरीज। क्लियर। लोएस्ट एनर्जी लाइन के लिए कौन सा ट्रांजिशन बैलमर में हमें मिलेगा, 3 to 2 की इनफाइनाइट टू 2। ये बात समझ में आ रहा है। मिनिमम एनर्जी कौन सा ट्रांजिशन में मिलेगा, बिल्कुल जो नियरेस्ट है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ता है। तो इनफाइनाइट से 2 जो होगा वो मैक्सिमम एनर्जी का रेस्पॉन्ड करेगा, लेकिन 3 से 2 जो होगा वो मिनिमम एनर्जी का रेस्पॉन्ड करेगा। तो कैलकुलेट द टोटल एनर्जी एमिटेड व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम प्लस अंडरगोज अ ट्रांजिशन गिविंग द लोएस्ट एनर्जी लाइन इन द विजिबल रीजन। सो फॉर लोएस्ट एनर्जी N2 should be equal to 3 and N1 should be equal to 2। एनर्जी कितना मिलेगा इसमें, कितना एनर्जी मिलेगा, ये 3 से 2 जंप करेगा तो कितना एनर्जी मिलेगा 13.6 इंटू Z स्क्वायर, हीलियम का Z 2, Z स्क्वायर हो गया 4, 13.6 Z स्क्वायर इंटू 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये एक एटम का एनर्जी लिबरेटेड है। जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन 3 से 2 जंप करेगा तो मेरे को इतना एनर्जी मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा है। हाउ मेनी एटम्स वी हैव टेकन, 1 मोल। देयरफॉर टोटल एनर्जी कितना हो गया, टोटल एनर्जी हो जाएगा 13.6 इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 1/4 माइनस 1/9। इतना एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई कर दे, समझ में आ रहा है। तो वो जूल्स में एनर्जी टोटल मिल जाएगा। तो ध्यान में रखना कि ये फॉर्मूला जो है वो किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होता है। जब भी N2 से N1 इलेक्ट्रॉन आया तो ये एक्सप्रेशन हम लोग को इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर दैट ट्रांजिशन इन 1 एटम हम लोग को देता है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज।
the angular momentum of electron in a Bohr's orbit in H atom is equal to 4.218 into 10 to the power minus of 34. Calculate the wavelength for the line obtained when electron falls from this level to next lower level. अगला, which H-like species has the wavelength difference between the first line of Balmer and first line of Lyman equals to 59.3 nanometer. अगला सवाल, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट 1 liter of hydrogen gas at 1 atmosphere and 298 Kelvin या 273 Kelvin to the first excited state of atomic H. If the bond energy of HH bond is 436 kilojoule per mole. कौन सा? पहला वाला सवाल में क्या? हाँ, एंगुलर मोमेंटम यूनिट, ऐसा यूनिट find the n corresponding to the excited state of helium plus ion if on transition to the ground state it emits two photons in succession with lambda is equal to 108.5 nanometer and 30.4 nanometer. Last wala, 1.8 gram of H atoms are excited to radiation. 27% of the atoms goes to the third energy level. 15% are in the second energy level and rest are at ground state. Calculate the total energy emitted when all the electrons
comes back to the ground state. तो बोर मॉडल के अनुसार एंगुलर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? mvr इज nh अपॉन 2 पाई. mvr इज nh अपॉन 2 पाई और mvr ही एंगुलर मोमेंटम है. एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू दे रखा है 4.218 इंटू 10 टू द पावर -34. तो इसको सॉल्व करके हम लोग n निकाल लेंगे कि कौन सा ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन था. सो n विल बी इक्वल टू 2 pi into 4.218 into 10 to the power -34 divided by h, that is 6.625 into 10 की पावर -34. ये कट गया. ये डिवाइड करके हम लोग n का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगा. अब कह रहा है कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द लाइन ऑब्टेन्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम दिस लेवल टू द नेक्स्ट लोअर लेवल. कौन सा? 2 पाई कितना आ रहा है? लगभग सेम ही आ जाएगा. तो n का वैल्यू कितना लोगे? 4. हाँ, n तो इंटीजर ही होगा. n हमेशा इंटीजर, z हमेशा इंटीजर. कभी कभी आपसे z भी पूछ सकता है. सब कुछ दे दिया, z निकालना है. 2.9 आ गया तो z का वैल्यू 3 लेना है. n का वैल्यू ऑलवेज इंटीजर, z का वैल्यू ऑलवेज इंटीजर. खैर, n का वैल्यू कितना आ रहा है यहां पे? चलो मान लेते हैं 4. अब क्या सवाल कह रहा है कि वो वेवलेंथ बताओ जब ये इलेक्ट्रॉन इस लेवल से नेक्स्ट लोअर लेवल पे जब जंप करेगा. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट लोअर लेवल? 4 से 3. हाइड्रोजन एटम है, z का वैल्यू 1. उसका फॉर्मूला लगा देंगे 1/λ विल बी इक्वल टू रीडबर्ग कांस्टेंट 1 स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर. तो जैसा रीडबर्ग कांस्टेंट रखोगे वैसा लैम्डा का यूनिट आएगा. अगर रीडबर्ग कांस्टेंट 10 टू द पावर 7 रख दिए तो लैम्डा मीटर में आ जाएगा. और अगर रीडबर्ग कांस्टेंट 109678 सेंटीमीटर में रख दिए तो लैम्डा भी सेंटीमीटर में आ जाएगा. पहला सवाल क्लियर है? सेकंड को कैसे अप्रोच करेंगे? विच एच लाइक स्पीशीज हैज द वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लाइन ऑफ बैल्मर एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन इक्वल्स टू 59.3 नैनोमीटर. फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमैन कौन सा ट्रांजिशन देगा? तुम बोलो. फर्स्ट लाइन इन्फिनिटी से 1 तो आखिरी लाइन रे. लाइमैन का फर्स्ट लाइन कब मिलेगा? लाइमैन का मतलब n1 का वैल्यू, n1 का वैल्यू 1 की 2, लाइमैन में 2, बैल्मर में 1, कि लाइमैन में 1, बैल्मर में 2. लाइमैन में 1, लाइमैन में n1 इज 1. फर्स्ट लाइन के लिए कौन सा ट्रांजिशन? 2 से 1 लाइमैन में. बैल्मर में फर्स्ट लाइन के लिए कौन सा ट्रांजिशन? 3 से 2. क्योंकि लाइमैन बैल्मर में तो n1 फिक्स है 2 और उसका फर्स्ट लाइन चाहिए तो 3 to 2. So first line in Balmer 3 to 2 and first line in the Lyman it will be 2 to 1. बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/λ for the Lyman will be equal to Rydberg constant z square 1/ Lyman के लिए 1/1 square minus 1/2 square. So ultimately this will become
Rydberg constant z square 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. So 3 r z square by 4 1 upon lambda हो गया. अरे समझ में आ रहा है? खैर, तो लैम्डा एल लाइमन वाला लैम्डा कितना हो गया? 4 अपॉन 3 आर जेड स्क्वायर. ओके, सिमिलरली 1 अपॉन लैम्डा फॉर द बैल्मर, पहला लाइन ऑफ बैल्मर, रीडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, 1 by 4 minus 1 by 9, how much? 36, 9 minus 4, 5 by 36, so it will become 5 r z square upon 36. Similarly, lambda for the Balmer will be 36 by 5 r z square. अब ये दोनों वेवलेंथ का डिफरेंस हमें दे रखा है 59.3. समझ में आ रहा है ये चीज? तो कौन सा बड़ा कौन सा छोटा? तो ये 5 7 जा, समझ में आ रहा है? तो ये बड़ा है, तो 36 बाई 5 आर जेड स्क्वायर माइनस 4 बाई 3 आर जेड स्क्वायर, दैट इज गिवन 59.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 9, 1 नैनोमीटर. ये कन्वर्जन तो पता है ना सबको? 1 नैनोमीटर इज हाउ मच, 1 एंगस्ट्रॉम इज हाउ मच, 1 पिकोमीटर इज हाउ मच. क्लियर है सब? ये मिल गया. आर का वैल्यू 10 टू द पावर 7 मीटर में, ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर. 10 टू द पावर 7 अगर यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा? 10 की पावर माइनस 2, सो अल्टीमेटली इट विल बिकम 0.593. और यहां क्या बचेगा? 36 बाई 5 जेड स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 जेड स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर 15 जेड स्क्वायर, 15 जेड स्क्वायर. So 36 into 3 how much? 108 minus 20, 108 minus 20, 88, 88.593. ऐसे करके आप z स्क्वायर निकालोगे. क्या? ऊपर z स्क्वायर आएगा और नीचे z की पावर 4 आएगा. अल्टीमेट आदमी. z स्क्वायर विल बी इक्वल टू 88 अपॉन 15 इंटू 0.593. सो z विल बी दिस. जो भी नंबर आए, सेलेक्ट द क्लोजेस्ट इंटीजर. समझ में आया? और जैसा z का वैल्यू आया आप बता सकते हो. z का वैल्यू 1 आ गया, हाइड्रोजन एटम 2 आ गया, हीलियम प्लस 3 आ गया, लिथियम 2 प्लस, ऐसे ऐसे करके हम लोग बता सकते हैं. क्लियर है ये सवाल? क्लियर है ये सवाल? At 1 atmosphere and 273 Kelvin to the first excited state of atomic H, bond energy of HH bond is given. What is bond energy? It is the energy required to break the bond. HH bond, पहले H2 मॉलिक्यूल है, H2 मॉलिक्यूल में HH बॉन्ड है, वो HH बॉन्ड को तोड़ेंगे तब जाके मेरे को H का फ्री एटम्स मिलेगा. वो एनर्जी तोड़ने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसे हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहते हैं. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी. और 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है? एसटीपी. क्या करना है? सारे एटम्स को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचाना है. व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? व्हाट इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट? व्हाट इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? सेकंड ऑर्बिट. सेकंड एक्साइटेड स्टेट
थर्ड ऑर्बिट. n इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट. क्लियर है ये चीज? तो मतलब कौन सा ट्रांजिशन कराना है? इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे भेजना है. मतलब n1 इज इक्वल टू 1 से लेकर n2 इज इक्वल टू 2 तक इलेक्ट्रॉन को भेजना है. तो अगर लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा. वही पूछ रहा है कि कैलकुलेट द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट. ओके, फर्स्ट वी विल ब्रेक दिस मॉलिक्यूल इनटू H atoms. Some energy will be required here also. E1 एनर्जी चाहिए ना तोड़ने के लिए. बॉन्ड तोड़ेंगे तभी तो फ्री एटम मिलेगा. और फिर एक एक एटम का इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 पे भेजना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. तो उसके बाद भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा E2. सो माय फाइनल आंसर विल बी E1 प्लस E2. यस और नो? ओके, फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट इज E1. हमें पता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज 436 किलो जूल पर मोल. ओके, एक मोल H2 को ब्रेक करने के लिए 436 किलो जूल एनर्जी की आवश्यकता है. हाउ मेनी मोल इज प्रेजेंट हियर? 1/22.4. STP पे वॉल्यूम दिया है तो मोल तो पता चल जाएगा ना. यहां पे मोल्स कितना हो गया? 1/22.4. सो E1 विल बी 1/22.4 मल्टीप्लाइड बाय 436 किलो जूल. ये तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड एंड मेक फ्री एटम्स ऑफ H है कि नहीं? हमारे पास जो फॉर्मूला है वो तो पर एटम है. तो ये भी आवश्यकता पड़ेगी कि यार हमको कितने एटम्स मिले. हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो फॉर्मूला में क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है कि नहीं? तो यहां सारे एटम को भेजना है ना सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे. तो ये भी जानना जरूरी होगा यहां पर कि कितने एटम्स हमें मिले, है कि नहीं? एक मोल हाइड्रोजन को तोड़ेंगे तो कितना मोल H एटम मिलेगा? एक मोल H2 को ब्रेक करेंगे तो कितने मोल H मिलेंगे? ये बात तो समझ में आ रहा है ना? जब एक मोल हाइड्रोजन गैस को ब्रेक करेंगे उसका बॉन्ड तो हमें 2 मोल H का एटम मिलेगा. तो इफ आई विल ब्रेक 1/22.4, so how many moles of H atom we will get? Moles of H atom we will get is 1/11.2. इसका into 2. अरे yes or no? Number of H atoms obtained will be this multiplied by Avogadro number. इतने एटम्स ऑफ H मिले जिसके इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 पे है. अब मुझे एक एक एटम का इलेक्ट्रॉन को 1 से कहां भेजना है? 2 पे. तो एक एटम में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? E विल बी इक्वल टू 13.6 Z स्क्वायर 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर. दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. अब हम लोग बोलेंगे ये एनर्जी एक एटम में रिक्वायर्ड होगा जब इलेक्ट्रॉन को 1 से 2 में भेजेंगे. उल्टा 2 से 1 पे आता तो यही एक एटम एनर्जी एमिट करता इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स. यस और नो? सो दिस इज द एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय 1 एटम. सो द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट E2 विल बी इक्वल टू 13.6 1 minus 1/4 3/4 multiplied by how many total atoms we were having? 1/11.2 multiplied by Avogadro number. ये आ गया कौन सा यूनिट में? जूल्स. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.602 इंटू 10 to the power minus 19. ये कितना आ गया? जूल्स में. डिवाइड कर दिए पूरा का पूरा 1000 से. आपको शायद ध्यान होगा मोल कंसेप्ट में मैंने बताया था ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन. फराडे, डू यू रिमेंबर दैट? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 96500. सीधे इस नंबर का इस्तेमाल करेंगे और कैलकुलेट करके आंसर निकालें. हाँ, 13.6 इंटू 3 4 इंटू
11.2. So it is 44.8. So this is how much? ये क्या कैट का एग्जाम का तैयारी कर रहा है क्या? डेटा इंटरप्रिटेशन इक्वल करके काट दीजिए. नियरली वन हो गया. इधर 96500 हो गया डिवाइड बाय 1000. ओके 96.5 के आसपास आंसर. गलत, 0 मार्क. ये सब काम आगे चल के दूसरे कंपटीशन में करना. यहां एग्जैक्ट आंसर चाहिए. अगला सवाल फटाफट. तो हमारा टोटल फाइनल आंसर क्या होगा? E1 प्लस E2. यहां E1 निकाल लिए, यहां E2 निकाल लिए. दोनों को जोड़ के E1 प्लस E2 विल बी द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट. Find the N corresponding to the excited state of helium plus if on transition to a ground state it emits 2 photons in succession. मतलब एक के बाद एक लगातार 2 फोटॉन दिया और वो N से ग्राउंड स्टेट पे आ गया. दोनों फोटॉन का वेवलेंथ दे रखा है. आपको बताना है कि N का वैल्यू कितना. वो इलेक्ट्रॉन कौन से एक्साइटेड स्टेट पे था? सवाल कह रहा है न्यूक्लियस N = 1. ये था N = N पे. ये पता नहीं कहां था. जंप किया ग्राउंड स्टेट पे, लेकिन हमें 2 फोटॉन दिया एक के बाद एक लगातार. तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पहले कहीं इंटरमीडिएट कहीं बीच में आया था और उसके बाद फिर यहां से यहां जंप मारा है. तभी तो 2 फोटॉन दिया है. एक के बाद एक लगातार और ग्राउंड स्टेट पे आ गया है कि नहीं? एक लाइन का सवाल है. कैसे? N से 1 का वेवलेंथ निकालेंगे, एनर्जी कंजर्व करेंगे ना. क्या आप बोल सकते हैं कि इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी इज द इसका एनर्जी? अगर मान ले हम तुमसे बोले कि ये E1 है, ये En है और ये En प्राइम है. ठीक है. सो En प्राइम माइनस ऑफ E1 दोनों का डिफरेंस प्लस En माइनस ऑफ En प्राइम ये दोनों का डिफरेंस क्या मिल रहा है? तो ये दोनों कट गया ना. तो अल्टीमेटली वी विल गेट En माइनस ऑफ E1. ये दोनों का डिफरेंस. ठीक. तो ये दोनों का डिफरेंस निकालो, ये दोनों का डिफरेंस निकालो, दोनों को जोड़ दो. अब देख यहां पर कैसे निकाल रहे. इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1240 डिवाइडेड बाई कोई एक मान ले, कोई एक कितना 108.5. यहां हो गया 1240 डिवाइडेड बाई 30.4. इसका यूनिट किसमें है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो 1240 बाई 108.5 प्लस 1240 upon 30.4 that will be equal to difference between N and 1. And what is the difference between N and 1? 13.6 Z square. What is Z square? सबको समझ में आ रहा है? ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये सब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सॉल्व करके N निकाल देंगे.
जिसका नंबर नहीं आएगा 1.8 ग्राम ऑफ H एटम्स आर एक्साइटेड टू रेडिएशन। हम रेडिएशन उसमें भेज दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भेज दिए। 27% एटम चला गया थर्ड एनर्जी लेवल पे, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन चले गए थर्ड एनर्जी लेवल पे। थर्ड एनर्जी लेवल एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट आर टू डिफरेंट टर्म्स। थर्ड एनर्जी लेवल मतलब कि n=3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n=4। 15% चले गए सेकेंड एनर्जी लेवल पे और बाकी जो थे वो ग्राउंड स्टेट पे ही थे। अगर वो सारे एटम्स वापस ग्राउंड स्टेट पे आएंगे तो टोटल कितना एनर्जी एमिट होगा? कितना दिया गया है? हाँ, तो उल्टा भी सोच सकते हैं। मान लो चला गया इलेक्ट्रॉन, वापस लेके आओ, क्या दिक्कत है? अगर 27% थर्ड पे है, 15% अगर सेकंड पे है, वापस ग्राउंड पे लाओ, उतना ही एनर्जी हम लोग को मिलेगा। बाकी जो ग्राउंड पे है वो तो ग्राउंड पे ही रहेगा, वो तो उससे तो एनर्जी एमिट होने का नहीं है। ठीक है, 1.8 ग्राम H एटम का मतलब मोल्स विल बी इक्वल टू H एटम, तो एटॉमिक वेट 1 लेंगे। H2 होता तो डिवाइड करते इसको 2 से, कितना मोल हो गया? 1.8। कितना नंबर हो गया? नंबर ऑफ H एटम्स कितने हो गए? 1.8 इंटू Na। थर्ड एनर्जी लेवल पे कितने कितने एटम्स हैं? 0.27 इंटू 1.8 इंटू Na, 27%। सेकेंड एनर्जी लेवल पे कितने? सेकेंड एनर्जी लेवल पे कितने? 0.15 इंटू 1.8 इंटू Na, और बाकियों से मेरे को मतलब नहीं है। मान लो थर्ड एनर्जी लेवल वाला ग्राउंड स्टेट पे आया, तो कितना एनर्जी एमिट करेगा? E विल बी इक्वल टू 13.6। हाइड्रोजन एटम ही है, Z² 1 1/1² माइनस 1/3²। 1 माइनस 1/9 is 8/9, that is 13.6 into 8/9, but this is electron volt per atom. So how many total atoms were there in the third? Multiplied by 0.27 multiplied by 1.8 into Na, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा पहले वाला कैटेगरी के कारण? समझ में आ रहा है? और दूसरा वाला कैटेगरी के कारण 13.6, 1/1² माइनस 1/2²। सेकेंड एनर्जी लेवल पे था, 1 माइनस 1/4 इज 3/4, दैट इज 13.6 इंटू 3/4। और ऐसे कितने एटम्स थे? 0.15 इंटू 1.8 इंटू, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा सेकेंड कैटेगरी वाला। टोटल एनर्जी E1 प्लस E2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, चाहो तो उसको तुम जूल में कन्वर्ट करो। ठीक है।